नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। जिस विषय को मैं आज उठा रहा हूँ उस विषय से आप अब तक कई माध्यमों से अवगत हो चुके होंगे। तब मेरी विशेष फोकस, मेरी विशेष रोशनी इस विषय पर पढ़ करके निश्चित रूप से कुछ आपको अधिक ज्ञान में वृद्धि कर सकेगा, ऐसी मेरी आशा है। आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल के जमानत को लेकर कितना संवेदनशील है। जस्टिस खन्ना ही आतुर हैं कि इनको जमानत मिल जाए। अभी केजरीवाल जी ने तो शुरू में अपनी गिरफ्तारी को ही अवैध ठहराया था। इसके लिए उन्होंने आवेदन पत्र दिए थे कि मेरी गिरफ्तारी ही जायज़ नहीं है, लेकिन उसकी पुष्टि हो गई कि नहीं साहब, गिरफ्तारी तो आपकी जायज़ ही है। जिन विषयों को लेकर के आपको गिरफ्तार किया गया है उससे संबंधित कुछ चीज़ें तो हैं और बाकी जांच करने की बात है। अब रही जमानत की बात, तो जमानत इसलिए हिरासत में रखा जाता है जेलों में कि वो न्यायिक हिरासत में हो या पुलिस रिमांड में हो या कोई एजेंसी के रिमांड में हो, कि ताकि सबूत अधिक से अधिक इकट्ठे किए जा सकें और पूरा फाइनल अभियोग पत्र जब तक नहीं दाखिल किया जाता है तब तक कोशिश की जाती है कि व्यक्ति ज़्यादा बाधा न डाले उसके जांच एजेंसियों के कार्यों में। तो केजरीवाल जी की जमानत के लिए हाय तौबा, निचली अदालत ने तो कहा दिया कि नहीं, अभी तो आपको 20 मई तक हम तारीख दे देते हैं, 20 मई को सुनवाई करेंगे। लेकिन एक ही समय निचली अदालत में भी जब चल रहा है मामला और उसी समय सुप्रीम कोर्ट में सेम डे या फिर 1-2 दिन आगे पीछे होता है, कोई किसी को आपत्ति नहीं है कि निचली अदालत ने क्या कहना है, उनके भी ऑर्डर्स देखने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आपकी जमानत के आवेदन पत्र पर मैं विचार करता हूँ, सोचता हूँ, आपकी बात को देखता हूँ। बात यह थी कि चुनाव में इनको भाषण करना है, चुनाव में प्रचार कार्य में इन्हें लगना है। चुनाव 5 वर्ष के बाद आता है, लेकिन प्रश्न है कि चुनाव 5 वर्ष के बाद क्या आता है। इस देश में तो हमेशा चुनाव ही चुनाव रहता है। कभी नगर पालिका का चुनाव होगा, कभी मुखिया का चुनाव होगा, कभी कहीं कुछ हमेशा। तो उन चुनाव से किसी अरविंद केजरीवाल को क्या। और इसी चुनाव जो लोकसभा का निर्वाचन है, चुनाव है, तो इसमें तो लोकसभा का चुनाव है। आपका तो कोई दिल्ली अर्धराज्य जैसे प्रांत का चुनाव तो नहीं है कि आप वहाँ खड़े हैं और आपके भी सभी विधायक वहाँ खड़े हैं। तो खैर मान लीजिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता है, चुनाव ही है, चुनाव पर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये राजनीति एक प्रोफेशन है और उस पेशे में लगे हैं, राजनीति करते हैं, तो किसी भी चुनाव के लिए ये मांग सकते हैं जमानत। तो कल तो कोई दुकानदार भी कहेगा, गद्दीदार भी कहेगा कि हमको अभी जमानत दे दीजिए हुजूर, क्योंकि अभी हमारा बहुत ही मार्केट लगन चल रहा है, शादी ब्याह, इस समय बहुत बिक्री होने वाली है, तो इसके लिए हमको जमानत दे दी जाए, चूँकि मेरा ये पेशा है। फिर कोई मजदूर कहेगा बालू ईंटों की सप्लाई आने लगी है, मकान भवन बिल्डिंग बन रहे हैं, ठेकेदार का काम शुरू हुआ है, हमको जमानत दे दीजिए, हमको काम मिलेगा, साल भर का काम कमाई करेंगे। कोई किसान कहेगा हमें फसल काटना है, फसल काटने का समय आ गया है, अब जमानत दे दीजिए। तो इन आधारों पर जमानत दिया जाएगा तो सबके विषय में सोचा जाएगा। प्रश्न है कि एक राजनीतिक पेशा में लगे व्यक्ति को इस आधार पर जमानत दिया जाता है कि उन्हें भाषण करना है, उनको चुनाव में लगना है, तो फिर आप किसी गृहस्थ को क्यों नहीं देंगे जमानत उनके काम को देखते हुए। ये फर्क क्यों, कानून में फर्क क्यों। खैर पता नहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या करते क्या न करते। इस बीच केजरीवाल के ऊपर एक पेपर और गया जो
लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली ने जांच के आदेश दे दिए। यह पेपर, यह कागज़ केजरीवाल के विरुद्ध में है कि उसने वो सिख आतंकवादियों से संबंध रखा, संपर्क रखा। कनाडा में रहने वाला पुन्नू, जो कभी अमेरिका में था आजकल कनाडा में है, वो खालिस्तान विघटनकारी तत्वों का एक बहुत बड़ा सरगना है और उससे इन्होंने रुपए लिए हैं। आपने रुपये उतने सारे क्यों लिए, किस काम के लिए लिए? ठीक है, आप उस रुपयों को चुनाव में लगाया, पंजाब में सरकार बनाया, लेकिन ये जो राष्ट्र का वो वांटेड है, जो आतंकवादी है, जो इस देश को दो टुकड़े में बांटना चाहता है, अलगाववादी है, पृथकतावादी है, उनसे आपने पैसे ली किस एवज में? क्या करने वाले हैं उनके? तो ये गहरी बात, यह बात रखी गई। ये सॉलिसिटर ने सुप्रीम कोर्ट में रखा कि हुजूर इस पर तो एक बात और है। अब हाथ पांव ठंडे होने लगे केजरीवाल के समर्थकों के और जमानत पाने के आशा रखने वालों के। एक दलील और आया कि ये आदतन अपराधी नहीं है केजरीवाल, और आश्चर्य है कि यह बात माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से ही आई कि यह आदतन अपराधी नहीं है। आदतन अपराधी किसे कहा जाता है? यह आदतन अपराधी नहीं है, इसे किस बिना पर मान लिया जाए? कई बार बिना प्रूफ के, बिना पेपर के, बिना कागज़ को किसी के भी विरुद्ध, किसी के भी सम्मान के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगा दिया और चल दिया। ऐसे में 2 व 3 बार पकड़े भी गए हैं, जिन पर लगाए गए हैं आरोप, जिनको कहकर भागा, जिनको गाली दे करके भागा, उनने अपने मानहानि के वो केस कर दिया, और तब उस स्थिति में से माफ़ी मांग करके हटना पड़ा केजरीवाल जी को। ये क्या है? अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? जब ये आंदोलन शुरू कर रहे थे 2012 के आसपास या उसके पहले, तो दिल्ली में देखा गया कि झटाझट ये बिजली के पोल पर चढ़ करके तार जोड़ रहे हैं ज़बरदस्ती शासन के विरुद्ध। क्या ये आंदोलन है या अपराध था? तो अरविंद केजरीवाल जी के मुकदमों को लेकर के जो चल रहा है, उन पर अभी जमानत और न जमानत देने की बात, अभी और 2-3 तारीख में ये बात तय हो जा सकती है कि इनको जमानत दे भी दिया जा सकता है, दे भी दी जाएगी। ये तो अचानक बीच में पुन्नू के साथ इनके संपर्क वाला प्रकरण नहीं आ गया हुआ होता तो शायद जमानत कल परसों मिल ही गई होती। तो 2-1 दिन देखिए क्या होता है इस मामले में। अब चुनाव की चर्चा थोड़ी मैं इसलिए करना चाहता हूँ, हर स्तर पर चर्चाएं हो रही है, कुछ अपनी भी चर्चा आप देख रहे हैं। हर लोग महसूस कर रहा है कि 2019 के चुनाव के समय सभी इत्मीनान थे, इतना कोई विपक्ष हल्ला नहीं करता था कि मोदी जी हार रहे हैं, मोदी की लहर शांत हो गई है, अन्य बातें। जबकि उससे ज़्यादा गहरा है मोदी जी का प्रभाव और काम। पिछले 5 वर्ष में जो काम हुआ था, सबसे प्रारंभ के 5 वर्ष में जो काम हुआ, उसके बाद के 5 वर्ष में ज़्यादा काम हुआ है और मोदी के समर्थन में ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। फिर भी ये बताया जा रहा है कि मोदी का तो लहर है ही नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, वहाँ हम जीत रहे हैं, यहाँ हम जीत रहे हैं। क्यों? ये हवा सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है कि ताकि 4 जून को जब फटाफट ये हारने लगेंगे तो ये कहेंगे कि ये मैजिक हुआ ईवीएम से। ईवीएम को हैक करके सारा वोट जो हम लोग का था वो मोदी जी अपने तरफ कन्वर्ट कर लिया, और तो कोई कारण नहीं दिखता है ऐसा। इस बीच प्रयाग या उसके आसपास के एक सरफिरा नहीं, एक सोचा समझा एक तरीका और तरकीब से एक मुस्लिम युवक ने कहा है कि यदि बुलडोजर मेरे तरफ आ जाए या उसके घर तरफ या किसी दोषी के तरफ, या वही क्यों नहीं दोषी हो, तो बुलडोजर के जवाब में जोगी जी को बकरे की तरह हलाल कर देगा। ये कोई पागल नहीं कर सकता, सरफिरा नहीं कर सकता है, और अनायास नहीं कर सकता है। आज के समय में जब इतना बहुत बड़ा प्रबंध और व्यवहार
मोदी जी का है, योगी जी का है, इतना ज़बरदस्त निज़ाम खड़ा है और उसके ख़िलाफ़ कोई इस तरह से कह दे कि बकरे की तरह काट दूंगा, तो ये साधारण सी बात नहीं है और वैसे ही गप में नहीं कहा गया हुआ है। वो जान रहा है कि मुझे पकड़ा जाना है, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरे बातों पर कोई ध्यान न देगा यह भी कोई बात नहीं है। और इस तरह का एक वीडियो वायरल हुआ और अगले ही दिन ये वीडियो, मतलब आज के दिन ये वीडियो वायरल है कि वो हाथ जोड़ करके और हाथ को कपा करके कांप रहा है और रोता हुआ बोल रहा है कि मुझसे गलती हो गई, ऐसे हो गया वैसे हो गया, मेरा ये सब कोई इरादा नहीं है, फलाना छलाना। लेकिन आंखों में थोड़ी भी आंसू नहीं है। उसके चेहरे का भाव देखिए, कहीं भी नहीं लग रहा है कि भयभीत है, एकदम लग रहा है कि वो रूपक कर रहा है, नाटक कर रहा है। तो ऐसे कब तक ठगते रहोगे भारतवर्ष को, कब तक ठगते रहोगे हिंदुओं को। मेरी तो प्रार्थना है कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, कोई मानता हो तो मानता हूँ, मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूँ, मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि आओ हम सब मिलकर साथ साथ रहें। तुम जिद छोड़ दो जिहाद का, तुम जिद छोड़ दो इस्लाम के विस्तार का, तुम जो धर्म मानते हो मानो, हम जो मानते हैं हमको मानने दो। दंगे मत करो, फसाद मत करो, हमारे देवी देवता उत्सव त्योहारों में तुम हमारे शोभा यात्रा पर पत्थर मत चलाओ। हम साथ रहें, हम साथ रहेंगे तो पूरे दुनिया में यह देश एक अनूठा और अनोखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में। लेकिन जैसे ही तुम यह मानते हो कि मुझे विशेष सुविधा दो, जैसे मनमोहन सरकार, जैसे वो राजीव गांधी और जैसे ये इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने देना प्रारंभ किया था, इन लोगों ने उस परंपरा को बरकरार रखा, वैसे ही मुझे एक खुशूसी मेहमान समझा जाए, तब तो अब बड़ी मुश्किल होगी कि हिंदू और मुसलमान साथ साथ मिलकर के रहना होगा। और इसके एक ही आधार है कि हिंदू को समर्थ होना होगा, इनके अंदर ताकत होनी होगी, इनके अंदर पुरुषार्थ होना होगा, और पुरुषार्थ होने के लिए आपको मोदी का समर्थन करना होगा, योगी का समर्थन करना होगा, इस वाद को हिंदूवाद का समर्थन करना होगा। और यह सोचना गलत है कि ये हिंदू राष्ट्र का अर्थ कोई दूसरा और तीसरा और चौथा हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र का अर्थ वही होगा जिसमें सभी हिंदू रहेंगे, मुसलमान भी हिंदू कहीं रहेंगे, कहे जाएंगे, उनकी पूजा पद्धति, उनके उत्सव का तौर तरीका चाहे अलग ही क्यों ना हो। तो बहनों और भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे व्यूअर्स, हमें आप बड़ी उपेक्षा मिलती है आपसे, आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कृपया लाइक भी नहीं करते हैं। देखा व्यूअर्स से मुझे पता चलता है कि 2000 व्यूअर्स हो गया किसी का, लेकिन लाइक देखे तो 5 है 4 है। ये कितनी हैरानी की बात है और मेरे लिए कितनी परेशानी और निराशा की बात है। फिर भी मैं आपके सेवा में लगा हुआ हूँ, लगा रहता हूँ और लगा रहूँगा। मुझे मेरी बात कहने का एक यही माध्यम है आपसे बातचीत कायम रखने का। अतः मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अनुरोध ये है कि जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिले वैसे ही खोल करके मेरे वीडियो को आप देख लें और फिर उसी प्रक्रिया को दोहरा दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने मित्रों को व्हाट्सएप से, या जिस तरीके से हो, इंस्टाग्राम में हो या फेसबुक से हो। तो मैं बहुत बहुत आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।